इस सेगमेंट में हम लोग 1909 से आगे चलेंगे। एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 1608, 1611, 1757, 1764, 1857, 1885, 1905, 6, 7, 8 और 9, यहाँ तक हम लोग आए थे। दोस्तों अगली कड़ी में हम पहुंचते हैं 1909 के बाद 11 में, और फिर 11 में देखते हैं क्या होता है, फिर 1912 में देखते हैं क्या होता है, फिर 1915 में देखते हैं आज क्या होता है, क्या हुआ है। 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 तक पहले देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे 47 तक। सबसे पहले 1911 में अंग्रेज बहुत परेशान हो जाता है बंगाल में। तो रोज बमबारी हो रही है, रोज कुछ ना कुछ घटना हो ही रही है। उस कंडीशन में 1911 में अंग्रेज वहाँ से प्लानिंग करता है कि क्यों ना राजधानी बदल दिया जाए, यहाँ रहना मुश्किल लग रहा है। डरपोक तो थे ही। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और कहा जाता है कि भाइयों, मैंने जो बंगाल का विभाजन किया ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो बंगाल विभाजन क्या किया उसने, समाप्त कर दिया। अब बंगाल पूरा फिर से एक हो गया और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए, उनका भव्य स्वागत किया गया। जनगण मन भी सुने होंगे कि उसी में गाया गया। खैर उससे इतिहास की बातों में हमें ज़्यादा नहीं जाना है, बट 11 में दिल्ली राजधानी होगी अगली भारत की, इसकी घोषणा होती है, और 12 में दिल्ली देश की राजधानी बन जाती है। देश की राजधानी दिल्ली बन जाती है। और इस दिल्ली में आपको पता ही है, जिस समय दिल्ली बना उसी समय एक और जगह बन रहा था, वो था हमारा बिहार। और दिक्कत क्या हो गई कि दिल्ली में भी बहुत सारे बिहार हैं, जैसे यमुना बिहार, गांधी बिहार, नेहरू बिहार, जो सोचें वही बिहार। तो उस पर मजाक एक ये है कि जब दिल्ली की स्थापना हुई तो लोग खुशी के मारे यमुना नदी किनारे पे श्री कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए भजन गाने लगे, खूब आयोजन कर दिया। और उसी में वो गलती से गा दिए कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। सारे बिहारी उठ के कहाँ आ गए दिल्ली। उसमें मैं भी था 1912 में, बाद में सब आ रहे थे। तो बिहार और दिल्ली एक साथ ही, ध्यान रखें, ये हंसने की बात नहीं है, ये मजाक था। आइए 1915 में गांधी नाम के एक महापुरुष हमारे देश में साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं और अभी उनकी कोई वैल्यू यहाँ है नहीं। 1 साल तक देश में भ्रमण करने के बाद 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कहाँ पे? तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे, लखनऊ। हालांकि ये सब हमने आपको पीडीएफ में या हार्ड कॉपी जो भी आपको मिलेगा, बहुत सिस्टम में मैंने इसको करके एक साथ सीरीज में कर दिया, इसलिए यहाँ मैं बोर्ड पे ज़्यादा लिखता नहीं हूँ कि आप ज़्यादा पजल ना हो। इसको याद करने के साथ वहाँ पलट जाएंगे, पढ़ जाएंगे, एक एक चीज़ मिला के पढ़ते चले जाएंगे। लेक्चर प्लस सर का नोट्स, लेक्चर प्लस नोट्स, तभी काम होगा ये। उस कंडीशन में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और मज़े की बात यह है कि वहाँ एसी लगा रहता है। एसी लगा नहीं रहता है, एसी मजूमदार इनके अध्यक्षता करते हैं। तो लखनऊ में गांधी जी की मुलाकात हो जाती है। गांधी जी पीछे में जिस कुर्सी पर बैठे होते हैं उसके उनके बगल में जो ये चेयर और ये चेयर जो है, एक तरफ राजेंद्र प्रसाद और एक प्रकार राजकुमार शुक्ल बिहार के,
ये दोनों बैठे रहते हैं और राजेंद्र प्रसाद की नज़र पड़ती है तो बोलो गांधी, और फिर गांधी जी से बात करके वो बोलते हैं कि बाबा बिहार में बहुत समस्या है, ये नीलहा साहब जो नील की खेती उत्पादन करने के लिए भारतीय किसानों को, बिहार के किसानों को बहुत मजबूर किए हुए हैं, बहुत त्रस्त है, लोगों की आय बिल्कुल इन्हें लगान दे करके सब परेशान हो गया है, सो प्लीज़ एक बार आप आके और कुछ वहाँ कर दीजिए। राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों थे। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, उनके अनुनय विनय पर गांधी जी 17 में पहुंचते हैं बिहार, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में यह एक ऐसी घटना थी जहां से गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया जाता है। नेशनल उनको पहचान मिलती है कि भारत में एक कोई लीडर आ गया। कांग्रेस ऐसे लीडर को अपनाते हैं और अपनाने के साथ कांग्रेस की लीडिंग अब रोल गांधी जी के हाथ में आ जाता है। इस एज को गांधीयन एज भी कहा जाता है। अब यहाँ से गांधीयन एज की शुरुआत हो जाती है इतिहास में। यहाँ फिलहाल हम पढ़ेंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में वो अहमदाबाद मिल मजदूर गुजरात में पहुँचते हैं। गुजरात के थे ही, वहाँ के लोगों ने भी बोला कि बाबा अपने यहाँ भी परेशानी है। फिर खेड़ा के किसानों की समस्याओं को भी दूर कराते हैं। तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के मामले में पहली बार गांधी जी सत्याग्रह से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। यहाँ पर भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग के लिए करते हैं और बाद में कहा जाता है कि थोड़े कम ही सही लेकिन अंग्रेज मान जाता है। इतिहास में उसकी काफ़ी डिटेल्स है। 1919 में आपको पता है कब अंग्रेज हो गया तंग, ये बाबा जहाँ जाता है वहाँ भीड़ इकट्ठा कर देता है। अंग्रेज देखा कि मूवमेंट कुछ ज़्यादा हो रहा है कांग्रेस का और अन्य जो गतिविधियाँ हैं, संगठन पे संगठन बनाए जा रहे हैं सब क्रांतिकारी यहाँ के, तो उन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून लाया, रॉलेट एक्ट, और बोला क्या कि कोई भी एक जगह इकट्ठा हो उसको पटसिए, पुलिस को बुलाओ, मारो और जेल में बंद करवा दो। इस तरह की जो कंडीशन उन्होंने शुरू किया जबरन वाला, इसका भारतीयों ने विरोध किया। और आप जानते हैं कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पंजाब में पकड़ लिया जाता है। काफ़ी कहा जाता है कि पुलिस लाठीचार्ज डंडा करने के बाद उसके बाद ये जेल में बंद कर देता है। उनको छुड़वाने के लिए और इस रॉलेट एक्ट के विरोध में, इस कानून को विरोध करने के लिए लोगों का हजूम जालियांवाला बाग में इकट्ठा होता है और उसी घटना को जनरल डायर कहा जाता है कि 1000 राउंड से ज़्यादा फायरिंग करवा देता है। काफ़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, जिसको जालियांवाला हत्याकांड के रूप में हम जानते हैं। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग। अंग्रेज अपनी नीति क्रूर से क्रूर अपनाया जा रहा है और गांधी जी फिर अगले साल असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद में इस पर मीटिंग होती है और इसी दौरान कहा जाता है उधर टर्की में खलीफा को अंग्रेजों ने बड़े लेवल पे अपमानित करके, तो उससे मुस्लिम नाराज थे, मुस्लिम के धर्मगुरु थे वो। तो उस कंडीशन में खिलाफत आंदोलन जो है भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुस्लिमों ने जो शुरू की, वह असहयोग का साथ लेकर के, दोनों एक साथ पहली बार थे, पहली और आखिरी भी कही। 1920 में एक साथ लड़ाई लड़े, 1920 में असहयोग। 1921 में कहा जाता है ग्राउंड पे यह लड़ाई सामने आई। 20 में दिसंबर तक में प्लानिंग हुई, सारा चीज हुआ। 21 से ग्राउंड में यह शुरू हो गया, नॉन कोऑपरेटिव एंड खिलाफत। एक साल चलने के बाद 1922 में गोरखपुर के पास चोरा चोरी जगह पे हिंसा हो जाती है। कहा जाता है कि आंदोलनकारियों में से एक पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके एवज में बदले में सारे जो असहयोग कार्यकर्ता थे ये सब आगे बढ़ के पुलिस को खदेड़ते हैं। पुलिस जाके थाने में बंद हो जाती है, अंदर से बंद करके, और बाहर नहीं निकलने की स्थिति में बाहर से रोष में कार्यकर्ताओं ने कहा कि बाहर निकलो नहीं तो इसमें आग लगा देंगे। फिर थाने में आग लगा दी जाती है। चोरा चोरी कांड के रूप में इसे जाना जाता है। और यह हिंसा हो जाने के साथ ही अब गांधी जी आंदोलन वापस लेते हैं, उनको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद अब कहा जाता है कि फिर भारत दो राहे पे आ गया है। 1922 का आंदोलन क्रांतिकारियों को दो रास्ते पे ले जाता है। एक,
गांधी के मार्ग पर चलने वाले, गांधी के पद चिन्हों को अपनाने वाले लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाकर के समाज को जोड़ने का काम करेंगे। इसको सोशल कंस्ट्रक्शन कहा गया। और दूसरा यहां पर देखेंगे, CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के कहा कि हम डायरेक्ट पॉलिटिक्स में भाग लेंगे, क्योंकि राजनीति के जरिए ही अंग्रेज हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो हम राजनीति में डायरेक्ट कूदेंगे, तभी वहां से लोगों के अधिकार तक पहुंच सकते हैं। याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल, अन्ना आंदोलन, रामलीला मैदान आंदोलन के बाद क्या हुआ? अन्ना बाबा रस पिए, कहाँ गए आज तक कभी सामने नहीं आते। केजरीवाल ने एक नीति अपनाई कि हम प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेंगे और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जब हमारे हाथ में आएगी तो दिल्ली में बैठी है कांग्रेस की सरकार, ऐसे बोलते हैं। भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए बीजेपी भी उसके साथ रहती है। ये सब कह के एक पार्टी बनाते हैं, टोपी पे स्वराज लिखा हुआ मिलेगा, अभी भी छाप, झाड़ू छाप, पार्टी का नाम आप पड़ा। बड़े ही ईमानदार प्रयास के साथ आम आदमी पार्टी की स्थापना होती है और फिर वो राजनीति में आने के बाद सभी डिप्लोमेटिक्स हथकंडों को अपनाने का फूलजोर प्रयास करके वर्तमान सत्ता में अपनी एक पहचान बना ली है। बहुत कम समय में क्षेत्रीय पार्टी और बहुत कम समय में मुझे लगता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने वाला भी पहला पार्टी हो सकता है। तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि स्वराज के उद्देश्यों में बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। स्वराज के पद चिन्हों पर चलने वाले कुछ सपूत उसमें से बाहर हो गए, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी अपने प्रयास में है। क्यों चर्चा हुई? 1922 में यही कंडीशन हुई। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने कहा कि राजनीति अगर गंदी चीज है तो हम राजनीति में प्रवेश करके ही अपने लोगों का हित साध सकते हैं, और फिर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी बन जाती है। 24 में उधर अनुशीलन समिति जो बंगाल में बनाई गई और बड़े लेवल पे उस पर क्रांतिकारी लोग जुड़े, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना करते हैं और वीर चंद्रशेखर आजाद अपने टीम के साथ अब आगे की कार्रवाई के लिए, जो उनका अपना मकसद था कि हथियार के दम पे ही अंग्रेजों को भगाया जा सकता है, क्योंकि वो हमें हथियारों के दम पे ही डराते हैं। और इसी के साथ 1925 में होता है काकोरी कांड। 1925 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1934 1935 1939 1940 1942 1944 1945 1946 और 1947। इन सभी घटनाओं में देखेंगे आप तो आपको एक चीज समान मिलेगा, वो ये कि हर रोज हमारे वीर बांकुरों ने कुछ न कुछ गतिविधियां करके भारत के लिए आज़ादी के इस स्वर्णिम दिवस को लाने का प्रयास करते रहे, और यह प्रयास फाइनली 1947 में सफल रहा। और 1947 में आप देखें, यही यह टाइम था
ये झंडा जो हमारी पहचान है, हमारी शान है, 1947 तक कैसे पहुंचे? आइए, 1925 में काकोरी कांड होता है। काकोरी स्टेशन, आप कानपुर से टुंडला के बीच में देखेंगे, काकोरी कांड होता है। चलती हुई ट्रेन को हथियार और अंग्रेजों के विरुद्ध साधन उपलब्ध कराने के लिए लूटी जाती है और उसमें कहा जाता है कि ये सफल तो होते हैं। एक साथी पकड़ा जाता है, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा मिलती है, अशफाकुल्ला खां भी उसके साथ जल जाते हैं। 1927 में अंग्रेज अब नई चाल चलते हैं। साइमन कमीशन नाम का एक कमीशन बनाते हैं जो भारतीयों के लिए एक नियम बनाएगा कि भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी, जो लंदन में बनती है। और लंदन से साइमन कमीशन कहाँ आती है? 1928 में आती है इंडिया। ये इंडिया में 1928 में आती है। लाहौर में इसका विरोध होता है, लाला लाजपत राय पे लाठीचार्ज हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं ग्राउंड पे ही। और इधर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, ये लोग प्रण ले लेते हैं कि जब तक इनके मौत का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और फिर सॉन्डर्स की हत्या हो जाती है। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अब एक यंग व्यक्ति के रूप में पंडित नेहरू के हाथों में सौंपा जाता है कांग्रेस की कमांड को। और ये लोग टीम बना करके प्लान करते हैं कि बहुत जल्दी हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर लेंगे। और इसी दौर में कहा जाता है कि भगत सिंह लाहौर असेंबली में खाली बेंच पर बम पटकते हैं और उद्देश्य होता है एक मैसेज देना कि ये बहरी और गूंगी सरकार ऐसे नहीं सुनेगी, इनको धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है। दुनिया के लिए इनकलाब भारत के लिए किस तरह से जरूरी है, ये सब मैसेज देना इनका उद्देश्य होता है। और यही वो दौर होता है 1929 का। जनवरी मास में 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू रावी नदी के तट पर अपने टीम के साथ पहली बार झंडा हाथ में लेकर के और पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं कि आज हम आजादी का शपथ लेते हैं, आज से आजाद मान के चलेंगे। और ऐसी भावना प्रकट करते हैं इस उद्देश्य में कि हम बहुत जल्द ही आजादी को पा लेंगे, पूर्ण स्वराज। गांधी जी उधर नमक सत्याग्रह, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हैं, लाठीचार्ज होता है, जेल चले जाते हैं। इसी 30वें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में। भाग लेने अंबेडकर पहुंचते हैं, गांधी जी तो अभी इसमें नहीं जा पाते। 31 में गांधी जी भी जाते हैं, गांधी जी को बुलाया जाता है, लेकिन अंबेडकर जी के द्वारा वहां पर एक अलग पार्टी की मांग होती है, वो है अछूतों की। और उस दौर में कहा जाता है कि अछूतों की पार्टी को लेकर के गांधी जी की नाराजगी होती है और फिर गांधी जी उठ करके बीच में से ही चले आते हैं। 1932 में फिर से अंबेडकर जाते हैं और अंबेडकर के जाने के बाद कहा जाता है कि मैकडोनाल्ड ने एक अलग पार्टी के रूप में जो डिमांड थी इनकी, उसको स्वीकृति दे देते हैं। वापस आने के बाद गांधी जी पूना के यरबदा जेल में उस समय होते हैं। इस 32 में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, इंडेफिनिट भूख हड़ताल। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बाद में मदन मोहन मालवीय, राजा राजगोपालाचारी, ये सब अंबेडकर के घर पहुंचते हैं। बहुत मनाने पर उनको गांधी बाबा से डिस्कशन में ले जाते हैं। गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक लंबी डिस्कशन, एक लंबी वार्ता है, एक मोटी बुक है उस पर। और इन वार्ता को कहा जाता है पूना पैक्ट। और उस पूना पैक्ट में, पूना समझौता में यह बात निकल के आई, अंतिम रूप से अंबेडकर को गांधी जी मनाने में सफल होते हैं। बदले में एक सौदा होता है कि हम कांग्रेस में ही आपको जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उससे 100 सीट अधिक देंगे, लेकिन अलग पार्टी मत बनाइए। भारत के कितने टुकड़े होंगे अंबेडकर। पूना पैक्ट के रूप में 1932। 34 में गांधी जी अब जेल से वापस आते हैं। यहाँ का माहौल बदल चुका होता है। गांधी जी के जो व्यवहार विचार थे उनसे कई तरह के विचार, यहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग इतने ज़्यादा कांग्रेस में आ चुके थे।
कांग्रेस लग रहा था बिखर जाएगा, गांधी जी वहां से फिर इस्तीफा देने के लिए खुद को बाध्य कर देते हैं कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा देता हूं, लेकिन बहुत मनाने बुझाने पर वो रहते हैं। 1935 का एक्ट आता है जो भारतीय संविधान की जड़ है। इसे हम एक्ट वाले में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और बस आप इतना ही जानिए कि इस एक्ट के जरिए भारत का अगला रूपरेखा कैसे होगा, इसके संवैधानिक ढांचा, इसके नियम कायदे कानून कैसे होंगे, यहाँ की व्यवस्था कैसे संचालित होगी, ये 1935 के एक्ट में उस समय आता है। अब हम एक्ट वाले में लीगली पढ़ेंगे उसको, बाय लीगल तौर पे लॉ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या क्या आया। यहाँ आप यही समझिए कि इसमें नियम कायदे का एक बहुत बड़ा पोलीदा है। मोर देन 40% जो है कहा जाता है भारतीय संविधान का 35 का एक्ट ही अभी भी है। 1939 में कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस अलग होते हैं, क्योंकि त्रिपुरी के चुनाव में कहा जाता है गांधी जी के जो प्रतिनिधि हैं वो इनसे हार जाता है, और बाद में काफ़ी दुखी होते हैं गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस मिलने जाते हैं और बोलते हैं बापू हमें कांग्रेस की कुर्सी प्यारी नहीं है, हम इसके लिए बने ही नहीं, हमें तो भारत माँ की आज़ादी के लिए जो भी करना होगा करेंगे, और फिर कांग्रेस से वो इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी बनाते हैं। 1940 में अगस्त प्रपोजल आता है, क्योंकि इसी 39 में सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, अंग्रेज का ध्यान उधर जाता है जर्मनी के साथ। भारतीय भी इधर अपना आंदोलन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अगस्त प्रपोजल आता है कि भाई लोग तुम आर्मी यहाँ से भेजो, हम बहुत जल्द ही आज़ादी दे देंगे। कांग्रेस बिल्कुल मना करता है। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उसको भी ठुकरा देते हैं, पोस्ट डेटेड चेक कह करके कि क्या लेके आए हो ये, अब बैंक ही करप्ट होने वाला है। और 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दे करके एक बड़े लेवल का मूवमेंट होता है, जो अंतिम लड़ाई कहा जाता है आज़ादी का। इसी को 42 को ही माना जाता है। उसके बाद समझौते और मान मनोवेल का दौर चलता है। 44 में फिर से कहा जाता है कि राजा जी फॉर्मूला, 45 में वेवेल प्लान के तहत फिर से एक बार इन लोगों को एक जगह बुला करके शिमला समझौता के तहत भारत पाकिस्तान को, ये जो मांग थी पाकिस्तान की डिमांड जिन्ना को, उस डिमांड के ऊपर फिर से चर्चा चलाया कि पार्टीशन कितना जरूरी है और कितना नहीं। आज़ादी पहले चाहिए, लेकिन जिन्ना उस समय भी हट पे ही रहते हैं। 1946 में कहा जाता है कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन के दौरान ही कहा जाता है कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जिन्ना के जरिए हो जाती है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के बड़े लेवल पे दंगा शुरू होता है भारत में। उस दंगे के माहौल में दिसंबर में 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा का गठन हो जाता है उधर, और इधर दंगा चल रहा होता है देश में, कैबिनेट मिशन आ चुका है। और इसी सब गर्म लू भरी हवाओं के बीच कहा जाता है 1947 में माउंटबेटन प्लान के तहत 3 जून को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। धर्म के आधार पर दुनिया में, आधुनिक विश्व में यह एक ऐसा संवेदनशील मामला था बंटवारे का, जहां रोज कुछ ना कुछ होने की संभावना बनी रहती है, और अभी भी बनी हुई है। कभी हमारा मिसाइल भाग जाता है, कभी अभिनंदन गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। देख रहे हैं रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिलीजियस बाउंड्री, और ये वेरी सेंसिटिव मैटर होता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। यह एक लंबा सफर जो चला, इस लंबे सफर में ध्यान रखें कि भारत अपने संविधान की तरफ बढ़ रहा था, आजादी के संघर्षों के माध्यम से जी रहा था, और उन सब के दौर में जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में जो नियम कायदे, जो एक जीवन पद्धति बनी आधुनिक दुनिया में, उसी का परिणाम हमारा संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद।